हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th हिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसके 2-3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ चार्ल्स मैग्ने। चार्ल्स मैग्ने कौन था? एम्परर था। ठीक है, उसका क्या रोल था कि उसने क्रिश्चियन जो रिलीजन था उसे स्प्रेड किया था। उसने तो किस तरीके से उसने स्प्रेड किया था, क्या उसका रोल रहा उस चीज़ में, हम वो इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सारे लास्ट लेक्चर्स देखकर आइए इस चैप्टर के, तभी आपको आगे का अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आशा करती हूँ आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, बायोलॉजी एंड वेल एजुकेशन आप देख सकते हैं, फिजिक्स भी चल रही है हमारी, केमिस्ट्री भी चल रही है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज इस लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे एक लेक्चर में एक्सरसाइज एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री का 4th चैप्टर। ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर्स चल रहे हैं, स्टार्टिंग है आपका, तो अच्छे से पढ़ने होंगे ये चैप्टर्स। आपके बिल्कुल बेसिक्स टॉपिक हैं इसमें, जो आपको वो आगे भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोल ऑफ चार्ल्स मैग्ने। इन द ईयर CE 800 में चार्ल्स मैग्ने वॉज क्राउन्ड द फर्स्ट होली रोमन एम्परर बाय पोप लियो III। CE 800 ईयर में क्या हुआ? चार्ल्स मैग्ने को क्राउंड किया गया, यानी कि उन्हें राजा बनाया गया, उन्हें ताज पहनाया गया फर्स्ट होली रोमन एम्परर का। ठीक है, रोमन एम्परर बने फर्स्ट होली रोमन एम्परर, यानी कि आज़ाद होने के बाद, बाय पोप लियो। किसने बनाया था? पोप लियो III ने। अंडर हिज रूल, उनके रूल के अंडर क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी बिकेम द फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ इन यूरोप। क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था उनके अंडर क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी रिलीजन यूरोप का फ्रेमवर्क बन गया था, यूरोप की लाइफ का। ठीक है, यूरोप में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ का फ्रेमवर्क किस में होता था? क्रिश्चियन रिलीजन के अंडर होता था। ही बिल्ट अ सिविलाइजेशन गाइडेड बाय क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स। उन्होंने एक ऐसी सिविलाइजेशन भी, ऐसी सभ्यता, ऐसा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जिसमें क्रिश्चियन लोगों के जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, उसके द्वारा वो गाइड होता था वो सिविलाइजेशन, उनका सारा सिस्टम। स्कूल्स वर फाउंडेड एंड मैनी गॉथिक कैथेड्रल्स एंड चर्चेज वर बिल्ट ऑल ओवर यूरोप। स्कूल्स बनाए गए, ठीक है, और बहुत सारे गॉथिक कैथेड्रल्स। गॉथिक मीन्स स्टाइल होता है आर्किटेक्चर का जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे टॉल पॉइंटेड आर्क्स, ठीक है, और हाई कर्व्ड सीलिंग्स होती थी, ये सब गॉथिक बोलते हैं, यानी कि स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड कैथेड्रल होता है एक मेन चर्च होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, जो बिशॉप के कंट्रोल के अंडर होता है। बिशॉप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बिशॉप होता है जो चर्च को एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसका चर्च का मैनेजर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो गॉथिक कैथेड्रल और बहुत सारे चर्चेस पूरे यूरोप में बनाए गए। ठीक है, ये सब चार्ल्स मैग्ने के रोल के अंदर हुआ। द पेंटिंग, स्कल्पचर एंड बुक्स ऑफ दिस पीरियड शो ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च एंड इट्स टीचिंग्स ऑन द पीपल। जो पेंटिंग, स्कल्पचर और बुक्स बनाई गई इस पीरियड में, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा चर्च का और उसकी टीचिंग्स का लोगों पर। ठीक है, चर्च की जो पेंटिंग, स्कल्पचर्स थी और चर्च से रिलेटेड जो बुक्स लिखी गई इस पीरियड में और उसकी जो शिक्षाएं थी, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है लोगों पर। आर्टिस्ट्स एंड आर्टिसंस मेड ब्यूटीफुल थिंग्स विद ग्रेट स्किल। जो आर्टिस्ट लोग थे और आर्टिसंस थे जिन्होंने काम किया, बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स बनाई अपनी स्किल्स को यूज़ करके, टू बी यूज्ड इन रिलीजियस सर्विसेज। ऐसी चीज़ें बनाई बहुत सुंदर सुंदर जिन्हें रिलीजियस सर्विस में, धार्मिक कामों में यूज़ किया गया। थ्रू आउट द मिडिल एजेस, पूरे मिडिल एज में क्या हुआ? द क्लर्गी एंड रिलीजियस ऑर्डर्स ऑफ द मॉन्क्स विल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल एंड देयर गवर्नमेंट। पूरी मिडिल एज में तो क्लर्गी क्या होता है? वो ऑफिशियल्स होते हैं, ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं, स्पेशली चर्च में, तो उन्हें हम क्लर्गी बोलते हैं। और रिलीजियस ऑर्डर्स जो थे मॉन्क्स होते हैं साधु जो होते हैं उन्हें हम मॉन्क बोलते हैं। विल्डेड ग्रेट इन्फ्लुएंस, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा पीपल पर और वहाँ की गवर्नमेंट पर। ठीक है, तो ये रोल था चार्ल्स मैग्ने का। मेन अगर हम देखें तो पूरी लाइफ उनकी क्रिश्चियन रिलीजन पर डिपेंड हो गई थी। उसने बहुत सारे रूल्स बनाए जिसमें क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया, स्कूल्स बनाए बहुत सारे, फिर चर्च बनाए, और पेंटिंग, स्कल्पचर और इन सब चीज़ों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है लोगों पर। आर्टिस्ट लोगों ने भी बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स बनाई ग्रेट स्किल्स को अपनी यूज़ करके, जो रिलीजियस सर्विसेज में यूज़ होती थी। और पूरे मिडिल एज में क्लर्गी जो थे, यानी कि जो ऑफिशियल्स, ऐसे ऑफिसर्स थे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते थे, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है वहाँ के लोगों पर। अब देखिए ये स्टैचू दिखाया हुआ है यहाँ पर आपको चार्ल्स मैग्ने का। अब आता है बाइजेंटाइन एम्पायर।
ठीक है। बाइजेंटाइन एम्पायर, उसकी कैपिटल कौन सी थी, कॉन्स्टेंटिनोपल थी ना। इसमें क्या बताया हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में बताया हुआ, पूरे साम्राज्य के बारे में बताया हुआ है। देखिए क्या लिखा है, इन सीई 455, सीई 455 में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, द वंडाल्स इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ रोम। जो वंडाल्स थे, वंडाल्स कौन थे, बारबेरियंस थे, याद है, जर्मन ट्राइब्स थी जिन्हें बारबेरियंस बोला गया था। 3 ट्राइब्स थी ना, गॉथ्स, फ्रैंक्स एंड वंडाल्स, तो इन्हें हम बारबेरियंस बोलते थे। इन्होंने बहुत सारी रेड्स डाली थी, है ना। फिर क्या हुआ था, वंडाल्स ने ही क्या कर दिया, सीई 476 के आसपास वंडाल्स ने उन्हें बाहर फेंक दिया और अपना कब्जा कर लिया रोम पर। देन इन सीई 476 में द लास्ट रोमन एम्परर जो था रोमुलस ऑगस्टस वॉज डिपोज यानी हटा दिया गया उस लास्ट एम्परर को, जो रोमन एम्परर था 476 में उसे हटा दिया गया। किसके द्वारा, वंडाल्स के द्वारा। आफ्टर दिस देयर वॉज नो एम्परर इन दी वेस्ट, और इसके हटने के बाद कोई भी वेस्ट में कोई भी एम्परर नहीं बचता है। ओनली अ रेमिनेंट, रेमिनेंट यानी एक लेफ्ट ओवर पार्ट जैसे बोलते हैं, रोमन एम्पायर का सर्वाइव हुआ ईस्ट में, ठीक है। वेस्ट में तो सब खत्म हो गया, ईस्ट में क्या हुआ, सिर्फ एक बचा हुआ, एक रोमन एम्पायर का, पूरे एम्पायर का एक पार्ट बचता है ईस्ट डायरेक्शन में, विद इट्स कैपिटल, उसकी कैपिटल के साथ, जो क्या थी उसकी कैपिटल, कॉन्स्टेंटिनोपल। दिस ट्रंकेटेड एम्पायर, ये जो छोटी एम्पायर थे, क्योंकि सारा खत्म हो गया था, वेस्ट तो बिल्कुल खत्म हो गया जब रोमुलस ऑगस्टस को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। उसके बाद ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड मीन्स होता है शॉर्टेंड, स्मॉलर एम्पायर जो था वो, ये जो ट्रंकेटेड एम्पायर था, इट इज रेफर टू द बाइजेंटाइन एम्पायर, इसी को हम बाइजेंटाइन एम्पायर बोला गया, और या फिर आप ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी बोल सकते हैं। दिस एम्पायर वॉज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वेरी स्टेबल, ये जो पूरा एम्पायर था पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल था। द बाइजेंटाइन एम्पायर इनहेरिटेड, बाइजेंटाइन एम्पायर इनहेरिट हुआ एंड प्रिजर्व सम ऑफ द अटेनमेंट्स ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, बाइजेंटाइन एम्पायर इनहेरिट हुआ यानी कि वंश के रूप में वो आगे बढ़ा, एंड प्रिजर्व, और उसने कुछ रोमन सिविलाइजेशंस के कुछ अटेनमेंट्स जो उनके यूज़ किए हुए चीज़ें थी उन्हें प्रिजर्व किया, बचाकर रखा, सुरक्षित रखा। दिस एम्पायर थ्राइव्ड, ये एम्पायर क्यों बचा, कि बाइजेंटाइन एम्पायर क्यों थ्राइव हुआ, ड्यू टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इस एम्पायर ने ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड किया था, व्यापार किया था, तो उन्होंने उनकी हेल्प करी थी ईस्टर्न कंट्रीज ने। द बाइजेंटाइन एम्परर्स टुक द लीड इन सिस्टमेटाइजिंग एंड कॉडिफाइंग द रोमन लॉ। बाइजेंटाइन के जो एम्परर्स थे उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटाइज किया, सिस्टम्स बनाए और रोमन लॉ को कॉडिफाई किया, कोड बनाए उनके, ठीक है। दिस एम्पायर यानी कि बहुत सारे जैसे लॉज होते हैं तो उन्हें कोड दे दिए गए। दिस एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर सीई 1453 विद द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल एट द हैंड्स ऑफ टर्क्स। ये जो पूरा एम्पायर था, बाइजेंटाइन एम्पायर, कुछ टाइम के लिए चला, ठीक है। जब वेस्ट वाला पार्ट तो खत्म हो गया तो ईस्टर्न पार्ट बचता है, तो ईस्टर्न पार्ट में ये चला बाइजेंटाइन एम्पायर, जिसे हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी बोलते हैं, अपनी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ। ये पूरा एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है सीई 1453 के साथ, कॉन्स्टेंटिनोपल भी खत्म हो जाती है, एंड एट द हैंड्स ऑफ टर्क्स, किसके हाथ में चला जाता है, ये सारा एरिया टर्क्स के हाथ में चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो जाता है रोमन एम्पायर। अब उसके बाद आता है इमरजेंस ऑफ टर्क्स, यानी कि टर्क्स जो थे उनका इमरजेंस कैसे हुआ, उनका वो ओरिजिन कैसे हुआ उनका। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द कैप्चर ऑफ द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर बाय एन इन्वेडिंग आर्मी ऑफ द ऑटोमन टर्क्स इन एज 1453 सेंट अ शॉक वेव इन यूरोप। अब क्या होता है, कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हो गया, सब खत्म हो गया, एंड द कैप्चर ऑफ द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, और ये कैप्चर कर लिया गया, किसी द्वारा हथिया लिया गया, किसके द्वारा, बाय एन इन्वेडिंग आर्मी, आर्मिंग, इन्वेडिंग में आक्रमण करने वाली आर्मी के द्वारा। वो आर्मी किसकी थी, ऑटोमन टर्क्स की थी 1453 में, ठीक है। जिस वजह से ये जो इन्वेडिंग आर्मी जब आई, ये सारा एम्पायर खत्म हो गया, यूरोप में एक शॉक वेव फैल जाती है, यानी कि दुख की लहर दौड़ जाती है। द नेम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज चेंज टू इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम चेंज कर दिया जाता है इस्तांबुल, जिसे हम पढ़ते हैं आज, ठीक है। द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मार्क द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर। द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का कैप्चर हो गया तो उससे यानी कि रोमन एम्पायर क्या हो जाता है, आपका दी एंड हो जाता है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और उसके बाद क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर की बिगिनिंग हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है ऑटोमन एम्पायर। द ऑटोमन डायनेस्टी इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट रूलर ऑफ द ऑटोमन पॉलिटी, ऑस्मान फर्स्ट, who descended from a Turkish tribe which had migrated from Central Asia in the wake of the Mongol conquest. ऑटोमन डायनेस्टी का जो नाम दिया गया वो उसके फर्स्ट रूलर, ऑटोमन्स के जो फर्स्ट रूलर थे उनके बेस पर दिया गया, ऑस्मान फर्स्ट, जो हटा दिए गए थे टर्किश ट्राइब से। टर्किश ट्राइब से उन्हें
डिसेंड कर दिया गया था, हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, और वो माइग्रेट हुए सेंट्रल एशिया से इन दी वेक ऑफ किसके लिए, मंगोल कन्क्वेस्ट, मंगोल में कन्क्वेस्ट करने के लिए। अब आते हैं क्रूसेड्स क्या होते हैं। ये टर्क्स का इमरजेंस हो गया। कैसे वो ऑटोमन डायनेस्टी आती है, ठीक है, टर्क्स में ऑटोमन डायनेस्टी आई, ऑटोमन टर्क्स ही तो थे, तो ऑटोमन डायनेस्टी का नाम दिया गया उसके फर्स्ट रूलर के बेस पर, ओस्मान फर्स्ट जो टर्किश ट्राइब थी, ठीक है। उसके बाद वो उनका टर्क्स चलते रहे, उनकी क्या रही, एम्पायर उनका चलता रहा। क्रूसेड्स क्या होते हैं। अब क्रूसेड्स एक मीन्स कोई पर्सन का नेम नहीं है, क्रूसेड्स होते हैं सीरीज ऑफ रिलीजियस वार्स। बहुत सारे रिलीजियस वार्स चलते गए, बहुत सारी एक सीरीज चलती गई, जैसे एक मूवी की सीरीज आती है ना, ऐसे ही सीरीज ऑफ रिलीजियस वार्स बिटवीन 11th एंड 13th सेंचुरी, 11th और 13th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे वार्स हुए, सीरीज में हुए। रिलीजियस वार्स यानी कि धर्म से रिलेटेड वार्स हुए जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में लड़े गए। उनका मेन एम क्या था कि जेरूसलम जो एरिया था उसे कैप्चर करना चाहते थे वो लोग, ठीक है, क्रिश्चियंस भी और मुस्लिम्स भी। तो एक सीरीज ऑफ रिलीजियस वार्स चली थी 11th और 13th सेंचुरी के बीच में। क्रूसेड्स वर अ सीरीज ऑफ रिलीजियस वार्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस बिटवीन 11th एंड 13th सेंचुरीज। ये बताया क्रूसेड्स क्या थी, एक सीरीज थी रिलीजियस वार्स की जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हुई 11th से 13th सेंचुरीज तक। 8 क्रूसेड्स वर फॉट स्पैनिंग अ पीरियड ऑफ 2 सेंचुरीज। 2 सेंचुरीज के अंदर अंदर 8 क्रूसेड्स लड़े गए, 8 बार युद्ध हुए। द एम ऑफ द क्रिश्चियंस का एम क्या था, वॉज टू कैप्चर द होली लैंड ऑफ जेरूसलम फ्रॉम द टर्क्स। क्रिश्चियन लोग ये चाहते थे जेरूसलम जो उनका पवित्र धरती है उसे टर्क से अपने कैप्चर में करना चाहते थे, टर्क से हथियाना चाहते थे। जेरूसलम द होली लैंड ऑफ पैलेस्टाइन वाज कन्क्वायर्ड बाय द अरब्स इन CE 638। जो जेरूसलम एरिया था उसे पैलेस्टाइन की पवित्र धरती माना जाता है। वॉज कन्क्वायर्ड बाय द अरब्स, वो किसके द्वारा जीत लिया गया था, अरब लोगों के द्वारा CE 638 में। बट अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, लेकिन क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग इट वॉज अ प्लेस ऑफ जीसस क्रूसिफिक्शन एंड रिसरेक्शन। ये एक जगह थी जहाँ पर जीसस का, जो जीसस क्राइस्ट थे उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था एंड रिसरेक्शन हुआ था। क्रूसिफिक्शन रिसरेक्शन हमने अच्छे से पढ़ा था। क्रूसिफिक्शन जब उन्हें क्रॉस से बांधकर मार दिया गया था, और रिसरेक्शन जब ये माना जाता है कि अपने बर्थ के अपनी डेथ के 3rd डे वाले दिन उनका फिर से वो खड़े हो गए थे, तो ये चीज़ मानी जाती है। तो क्रूसिफिक्शन रिसरेक्शन माना जाता है उस जगह पर, किस जगह पर, जेरूसलम पर, इसलिए वो अपने अंडर लेना चाहते थे क्रिश्चियंस। इन दी फर्स्ट क्रूसेड हुआ था आपका 1098 to 99 थी में। क्रिश्चियन सोल्जर्स फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर्ड एंटीओक इन सायरिया एंड क्लेम्ड जेरूसलम। क्रिश्चियन सोल्जर्स जो थे फ्रांस से और इटली से, उन्होंने एंटीओक को कैप्चर कर लिया सायरिया में, एंड जेरूसलम को क्लेम करने लगे कि जेरूसलम हमारा है। क्रिश्चियन लोगों सोल्जर्स जो थे। मैनी मुस्लिम्स एंड ज्यूज वर किल्ड। इस युद्ध में बहुत सारे मुस्लिम्स और ज्यूज मारे गए। फर्स्ट क्रूसेड की बात हो रही है। द क्रिश्चियंस क्विकली स्टैब्लिश 4 क्रूसेडर स्टेट्स इन द रीजन ऑफ सायरिया पैलेस्टाइन। सायरिया पैलेस्टाइन के एरिया में क्रिश्चियन लोगों ने 4 क्रूसेडर स्टेट्स डेवलप कर दिए, ठीक है, 4 युद्ध और डेवलप कर दिए। क्रूसेडर स्टेट्स यानी जिनसे युद्ध अपने अंडर ले लिया उन्हें। लेटर क्रूसेड्स वर डायरेक्टेड एट देयर डिफेंस एंड एक्सपेंशन। उसके बाद क्रूसेड्स डायरेक्ट करे गए उनके डिफेंस पर, उनकी सुरक्षा करी गई और एक्सपेंड कर दिए गए, बढ़े वो युद्ध। तभी तो 8 क्रूसेड्स हुए थे। टर्क्स कैप्चर एडरसा इन CE 1144 एंड एन अपील वाज मेड बाय पॉप फॉर अ सेकंड क्रूसेड। इस फर्स्ट क्रूसेड में क्या हुआ, टर्क लोगों ने एडरसा को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर ले लिया। CE 1144 में क्रूसेडर स्टेट्स बताए थे ना, तो उसमें फर्स्ट था एडरसा। CE 1144 में टर्क्स लोगों ने उसे कैप्चर कर लिया, और एक अपील बनाई गई पॉप के द्वारा कि सेकंड क्रूसेड होगा, जो CE 1145 से 49 तक हुआ। A combined German and French army made an attempt to capture Damascus, but they were defeated and forced to return home. Combined एक जर्मन और फ्रेंच आर्मी बनाई गई थी जिससे डमेस्कस को कैप्चर किया जा सके। डमेस्कस भी सेकंड क्रूसेडर स्टेट था जिसे उसे कैप्चर किया जा सके, लेकिन वो हार गए और उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपने घर वापस चले जाएं, अपने राज्य में वापस चले जाएं, ठीक है। आफ्टर दिस अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द पावर ऑफ क्रिश्चियंस टुक प्लेस। इसके बाद क्या हुआ, क्रिश्चियन लोगों की पावर में ग्रेजुअल डिक्लाइन होने लग गया। डिक्लाइन यानी डिक्रीज आने लग गया उनकी पावर में। किसकी पावर में गाइस, क्रिश्चियन लोगों की पावर में। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझ में, बट बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सलाह अल दीन यानी कि सलादीन क्रिएटेड एन इजिप्टो सायरियन एम्पायर।
सलादीन ने क्या करा, एक इजिप्टो साइरियन एम्पायर बनाया एंड गेव द कॉल फॉर जिहाद और होली वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियंस एंड डिफीटेड देम इन CE 1187। सलादीन ने एक इजिप्टो साइरियन एम्पायर बनाया और जिहाद के लिए क्या कर दी, बता दिया लोगों की जिहाद होगा, यानी होली वार होगा, किसके अगेंस्ट, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट होगा, और उन्हें CE 1187 में उसने हरा दिया सलादीन ने। ही रीगेन्ड जेरूसलेम, उसके पास फिर से जेरूसलेम उसके अंडर आ जाता है सलादीन के अंडर नियरली अ सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड के 1 सेंचुरी बाद उसके अंडर आता है वो। नंबर ऑफ चर्चेज वर टर्न्ड इनटू मॉस्क्यूज, बहुत सारे चर्चेज जो जेरूसलेम में बहुत सारे जो चर्चेज थे उन्हें मॉस्क्यूज में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि सलादीन मोहम्मदन था, मुस्लिम था, ठीक है। एंड जेरूसलेम वंस अगेन बिकेम अ मुस्लिम सिटी, और जेरूसलेम फिर से एक मुस्लिम सिटी बन जाती है, ठीक है, क्योंकि उसने मॉस्क्यूज में कन्वर्ट कर दिया सारे चर्चेस को, और फिर से जेरूसलेम क्या बन जाती है, एक मुस्लिम सिटी बन जाती है। जैसे जैसे तो क्या हुआ, पहले तो कन्वर्ट कराया गया है ना, लोगों ने एक्सेप्ट किया था क्रिश्चियन रिलीजन को, और उसके बाद वो फिर से मुस्लिम सिटी बन जाती है। द लॉस ऑफ द सिटी प्रॉम्प्टेड थर्ड क्रूसेड इन CE 1189। अब वो क्रिश्चियन लोगों को तो और गुस्सा आया, यानी है ना, यही तो होगा, जब वो हार गए तो गुस्सा आया, तो सिटी उनके हाथ से चली गई, तो फिर थर्ड क्रूसेड हुआ 1189 में। बट द क्रूसेडर्स गेन लिटिल एक्सेप्ट फॉर सम कोस्टल टाउन्स इन पैलेस्टाइन। लेकिन क्रूसेडर्स को जो युद्ध कर रहे थे उन लोगों को थोड़ा सा ही मिलता है, उन पैलेस्टाइन के कुछ कोस्टल टाउन्स को थोड़ा सा एरिया मिल जाता है, एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलेम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स, और उन्हें फ्री एक्सेस मिल जाता है कि वो जेरूसलेम एरिया में अपने क्रिश्चियन पिलग्रिम्स बना सकते हैं, समझ गए, क्रिश्चियन पिलग्रिम्स बना सकते हैं, अपने चर्चेस बना सकते हैं। ममलूक्स कौन थे, द रूलर्स ऑफ इजिप्ट के रूलर्स थे, फाइनली ड्रोव द क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस फ्रॉम ऑल ऑफ पैलेस्टाइन इन CE 1291। ये जो रूलर्स थे इजिप्ट के, वो फाइनली क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस को अपने अंडर कर लिया पैलेस्टाइन से CE 1291 में। आफ्टर द थर्ड क्रूसेड यूरोप लॉस्ट मिलिट्री इंटरेस्ट इन इस्लाम। थर्ड क्रूसेड के बाद यूरोप का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि इस्लाम उसे अपने अंडर में करना है, एंड फोकस्ड ऑन इट्स, और यूरोप किस चीज़ में फोकस करता है कि उसका इंटरनल पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उस चीज़ पर वो फोकस करता है। कौन, यूरोप। द क्रूसेड्स हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन यूरोप। क्रूसेड्स का ये जो सीरीज हुई थी वार्स की, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है यूरोप पर, उसकी लाइफ पर, कल्चर पर, सोसाइटी पर, उसकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब था हमारे 3 क्रूसेड्स के बारे में इसमें बताया हुआ है, जो हुए थे उनमें क्या हुआ वो सब हमने पढ़ा। इसमें आगे क्या बोला है एनरिच नॉलेज में, कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिटीज ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी एंशियंट वर्ल्ड की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल सिटीज थी, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल सिटीज़ में से एक थी। इन्फ्लुएंशियल सिटीज़ होती है जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है। प्रेजेंटली इसे हम इस्तांबुल बोलते हैं, और ये कैपिटल है मॉडर्न टर्की की, जिसे हम टर्की पढ़ते हैं जो हम आज, तो उसकी कैपिटल है इस्तांबुल। दिस न्यू सिटी इज़ 4 times द साइज ऑफ द ओल्ड बजेंटियम। ये जो बजेंटाइन एम्पायर था पूरा, उसके 4 times बड़ी है ये वाली सिटी। कौन सी सिटी, इस्तांबुल, आज बहुत बड़ा हो गया है। आ गया है इम्पैक्ट ऑफ द क्रूसेड्स। ये जो क्रूसेड्स हुए इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जो इतने सारे युद्ध हुए थे, सीरीज हुई थी वॉर्स की, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है, क्रूसेडर्स केम इन कॉन्टेक्ट विद द एडवांस्ड अरब एंड ग्रीक सिविलाइजेशंस एंड गेन्ड नॉलेज इन स्फीयर्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली अलजेब्रा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्रूसेडर्स जो हैं इस युद्ध के बाद जो आक्रमण कर रहे थे जो लोग, वो एडवांस अरब और ग्रीक सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आते हैं, और बहुत सारे अलग अलग स्फेयर्स में, अलग अलग क्षेत्र में उनसे नॉलेज गेन करते हैं, जैसे साइंस में, मैथमेटिक्स में, पर्टिकुलरली अलजेब्रा के अंडर उन्होंने बहुत सारी शिक्षा गेन करी, नॉलेज गेन करी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। दिस लर्निंग पेव्ड द वे फॉर मूवमेंट ऑफ रेनेसेंस इन यूरोप। ये जो शिक्षा ली थी, जो लर्निंग थी, इस वजह से यूरोप में मूवमेंट ऑफ रेनेसेंस हुआ, यानी कि ट्रांजिशंस हुए, कन्वर्जन्स हुए बहुत सारे यूरोप में। नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्रूसेडर्स लर्न द यूज ऑफ गन पाउडर एंड गन्स फ्रॉम द टर्क्स। क्रूसेडर्स जो थे उन्होंने गन पाउडर और गन्स का यूज कैसे करते हैं वो सीखा टर्क लोगों से। यूज ऑफ गन पाउडर का यूज करने से इट एलिमिनेटेड द रोल ऑफ नाइट्स का, यानी कि जो राक्षस होते थे उनका रोल क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, एंड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। और इस वजह से फ्यूडलिज्म सिस्टम जो था वो खत्म हो गया। फ्यूडलिज्म कौन सा होता था कि रेंट पर अपना लैंड दे देते थे, और उन्हें फिर जो रेंट लेता था उसे क्या करते थे वो लोग, प्रोटेक्ट करते थे। तो ये फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, ट्रेड रिलेशंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया ग्रू।
यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड रिलेशन, व्यापार के जो संबंध थे वो बढ़ जाते हैं। न्यू ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर हुए, नए नए ट्रेड रूट्स बने। ट्रेड इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ यूरोप, ट्रेड की वजह से यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो भी इम्प्रूव हो जाती है। द किंग्स रिसीव्ड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, किंग को, जो राजा थे, उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगा ट्रेडर्स से टैक्सेस की फॉर्म में। जब आप खुद सोचिए, जब व्यापार बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ा दिया उसने, तो टैक्स की फॉर्म में उससे रेवेन्यू ज़्यादा मिलने लगा किंग को। सो किंग बिकेम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिवली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए किंग जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और इफेक्टिवली, और ऐसा नहीं कि पावरफुल बन गया तो वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, नहीं, और उसने क्या किया, वहाँ पर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखा। तो ये 4 इफेक्ट्स पड़े थे क्रूसेड्स के, जो युद्ध हुए थे उसके। अब आता है मोनास्ट्रीज एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब मोनास्ट्रीज बन जाती हैं, ठीक है। मोनास्ट्री एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स अभी बताया साधु लोग रहते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं मोनास्ट्रीज डेवलप हुई और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन दिस पीरियड वॉज द बिल्डिंग ऑफ मोनास्ट्रीज। इस पीरियड में यानी कि मेडिवल पीरियड में जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में, वो क्या डेवलपमेंट था, बिल्डिंग ऑफ मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, बनी मोनास्ट्रीज। यानी मोनास्ट्री क्या होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स बता दिया है, बहुत बार साधु को बोलते हैं। मॉन्क्स वर मैन हु लिव्ड एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन रेस एंड डिवोटेड देयर लाइव्स टू प्रेयर्स। मॉन्क्स वो आदमी होते हैं, ठीक है, मेल पर्सन्स को बोलते हैं, वो आदमी होते हैं जो रहते हैं और काम करते हैं ह्यूमन रेस, यानी कि मनुष्य के की वेलफेयर के लिए, उसके अच्छे के लिए काम करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी पूजा पाठ में बिता देते हैं। एट द एंड ऑफ 4th सेंचुरी CE, 4th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, मैनी डिवोट्स यानी कि बहुत सारे रिलीजियस एंड वेल टू डू क्रिश्चियंस एट रोम डिसाइडेड, बहुत सारे जो रिलीजियस पर्सन्स थे और बहुत सारे जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने डिसाइड किया टू बिकम मॉन्क्स एंड गो टू पैलेस्टाइन, कि वो मॉन्क्स बनेंगे यानी कि वो साधु बनेंगे और पैलेस्टाइन जाएंगे। दे वर टायर्ड ऑफ द लग्जरी एंड करप्शन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। उन्होंने ऐसा डिसाइड क्यों किया, क्योंकि वो थक चुके थे बहुत सारी लग्जरीज और ऐशो आराम को जीते जीते और बहुत सारे करप्शन को देखते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में। दे हेल्प द पुअर एंड एडेड द पिलग्रिम्स टू विजिट द होली प्लेसेस। उन लोगों ने फिर क्या किया, गरीब लोगों की मदद करी और उन्हें एडेड द पिलग्रिम्स यानी कि जो तीर्थ स्थान थे उन्हें क्या करा, उन्हें हेल्प करी कि वो होली प्लेसेस पर जा सकें। द मोनास्ट्रीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द मिडिल एज। मोनास्ट्रीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मिडिल एज के दौरान। दे हेल्प पीपल टू गेट आउट ऑफ डिसऑर्डर लेफ्ट इन यूरोप। उन्होंने जो लोगों का नुकसान हुआ था यूरोप में, ठीक है, जब रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ 5th सेंचुरी में, तो उस टाइम पर जिन लोगों को कुछ नुकसान हुआ उन लोगों को भी हेल्प करी कि वो उस नुकसान से बाहर आ सकें। देयर वॉज एनार्की एंड इग्नोरेंस इन यूरोप एट दिस टाइम। इस टाइम पर क्या हुआ, एनार्की होने लगी, एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसमें लोग जो थे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर ही नहीं रहे थे और यूरोप में इग्नोरेंस होने लगा बहुत ज़्यादा इस टाइम पर। एंड मोनास्ट्रीज में क्या हुआ, मोनास्ट्रीज वर दी ओनली सेंटर्स ऑफ ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड लर्निंग। और इस टाइम पर क्या हुआ, मोनास्ट्रीज भी एक ऐसा एरिया था जहाँ पर ऑर्डर, डिसिप्लिन और लर्निंग थी। द मॉन्क्स क्लियर द लैंड, मॉन्क्स ने क्या किया, ज़मीनों को साफ किया। डेवलप द आर्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन की आर्ट को डेवलप किया, और स्किल्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड प्रिजर्व द एंशियंट क्लासिक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और उन्होंने क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करी, ठीक है, क्राफ्टमैनशिप जो होती है, क्राफ्ट्स बनाए बहुत सारे और स्किल्स डेवलप करी उनकी, और बहुत सारे जो एंशियंट क्लासिक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे जो भी लिखा हुआ उनके पास था उसे प्रिजर्व किया। द आर्ट ऑफ स्टेन्ड ग्लास पेंटिंग, वुड कटिंग, म्यूरल पेंटिंग्स इस मोनास्ट्रीज में फ्लरिश हुई, डेवलप हुई ये वाली आर्ट्स। दे फाउंडेड स्कूल्स एंड प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स टू स्कॉलर्स टू स्टडी एंड राइट। उन्होंने स्कूल्स फाउंड किए, ठीक है, जो मॉन्क्स थे उन्होंने, ये सभी मोनास्ट्रीज का काम चल रहा है। मोनास्ट्रीज में क्या क्या हुआ, और उन्होंने इंसेंटिव्स दिए यानी कि एक कुछ ऐसी चीज़ें दी जिससे प्रोत्साहन मिले कि वो स्कॉलर्स जो हैं वो पढ़ें और लिखें अच्छे से, ठीक है, जो विद्वान लोग हैं अच्छे से पढ़ें और लिखें, ठीक है। दे प्रोवाइडेड शेल्टर टू ट्रैवलर्स एंड प्रोटेक्शन टू विडोज एंड ऑर्फन्स। उन्होंने और क्या किया, शेल्टर प्रोवाइड करिए, आश्रम प्रोवाइड किया, किस लिए, कि ट्रैवलर्स जो घूमने आ रहे हैं लोग उन्हें क्या करा जा सके, उन्हें शेल्टर दी, प्रोटेक्शन दिया विडोज को और ऑर्फन्स को, ठीक है। विडोज होते हैं विधवा औरतें जो होती हैं,
और ऑर्फन्स होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उन्हें भी शेल्टर दिया। दे बिल्ट हॉस्पिटल्स बनवाए। प्रोवाइडेड एवरी हेल्प टू द नीडी एंड पुअर, और जो ज़रूरतमंद लोगों और गरीब लोगों को जितनी भी हेल्प की ज़रूरत थी वो उन्होंने प्रोवाइड करी। द नन्स ऑल्सो सर्व द सोसाइटी एज टीचर्स एंड प्रीचर्स। नन्स होती हैं, जैसे मॉन्क्स होते हैं साधु, नन्स होती हैं साध्वी। जो औरतें बन जाती हैं नन्स, तो उन्हें साध्वी बन जाती हैं तो उन्हें नन्स बोलते हैं इंग्लिश में। उन्होंने भी क्या किया, टीचर्स और प्रीचर्स के रूप में वो भी सोसाइटी को सर्व करने लगी, उन्हें अपना रोल देने लगी। ठीक है, टीचर्स तो आपको पता ही, प्रीचर्स होते हैं जो शिक्षाएं देती हैं, उपदेश देने वाले। तो मोनास्ट्रीज हैड अ ग्रेट सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल ऑफ यूरोप। मोनास्ट्रीज का बहुत बड़ा सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस पड़ता है यूरोप के लोगों पर। मोनास्ट्रीज वर सेंटर्स ऑफ लर्निंग। मोनास्ट्रीज लर्निंग सेंटर्स बन जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। रिलीजियस एंड सेकुलर एजुकेशन इम्पार्टेड। रिलीजियस और सेकुलर एजुकेशन दोनों चीज़ें दी जाने लगी, दोनों तरह की एजुकेशन। मोनास्ट्रीज प्रोवाइडेड मिशनरीज। मोनास्ट्रीज मिशंस भी प्रोवाइड करने लगी। उनका क्या मिशन बन गया था, टू प्रीच इन नॉन क्रिश्चियन लैंड्स। ये तो क्रिश्चियन लैंड था, जहाँ पर नॉन क्रिश्चियन रीजन था, नॉन क्रिश्चियन लैंड था, वहाँ पर भी वो प्रीच करने लगे जा जाकर। द मोनास्ट्रीज ऑल्सो लेड इन चर्च रिफॉर्म्स। मोनास्ट्रीज जो है चर्च को रिफॉर्म करने लगी। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयरवॉक्स वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉन्क ऑफ हिज टाइम। सेंट बर्नार्ड थे क्लेयरवॉक्स के। सेंट बर्नार्ड जो थे क्लेयरवॉक्स एक एरिया है, उन्होंने वो एक इन्फ्लुएंशियल मॉन्क बनाया था उसके टाइम का। उस टाइम का एक सबसे इन्फ्लुएंशियल, जिसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, वो ऐसा मॉन्क थे। और ही वॉज कंसिडर्ड एन आइडल मॉन्क। उन्हें एक आइडल मॉन्क के रूप में जाने लगा। बाय द 16th सेंचुरी द क्रिश्चियन चर्च हैड मैनी डिविजन्स। 16th सेंचुरी के एंडिंग टाइम पर क्या हुआ, क्रिश्चियन चर्च के बहुत सारे डिविजन्स हो गए थे। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजन्स वर द कैथोलिक चर्च एंड द प्रोटेस्टेंट चर्च। टू मेन डिविजन्स कौन से थे, कैथोलिक चर्च एंड प्रोटेस्टेंट चर्च थे। The success of monasteries, their wealth and power ultimately led to their downfall. मोनास्ट्रीज की सक्सेस होने लगी, वो फैलने लगी, स्प्रेड होने लगी सारे में। उनकी वेल्थ और उनकी पावर की वजह से उनका डाउनफॉल हो गया, वो डिक्लाइन हो गई सारी मोनास्ट्रीज। विद द बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस क्या होता है, डेवलपमेंट होना, रिन्यूएशन होना, रेनोवेशन होना। ठीक है, तो उस जब CE 1400 में रेनेसेंस की स्टार्टिंग हुई, एक डिक्लाइन आ जाता है रिफॉर्मेशन का। ठीक है, रिफॉर्मेशन यानी रिफॉर्म होने लग जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ब्रॉट एन एंड टू मोनास्टिक लाइफ। मोनास्ट्री की जो लाइफ थी उस पर एंड आ जाता है। इन प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ में, एंड अ डिक्लाइन कुड बी सीन इन कैथोलिक कंट्रीज़ एज वेल इन द 18th सेंचुरी। और एक डिक्लाइन जो है कैथोलिक कंट्रीज़ में भी देखा गया 18th सेंचुरी में। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी सारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। थैंक यू।